जाने क्यों लुभाती है मुझे बूंदों की सरगम। लगता है सदियों का नाता है। बिन भीगे भी भीगो जाती है बादलों के आंसुओं की छमछम। ऑफिस से छूटकर बरसाती शाम में सेलिंग पॉइंट पर रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन भी भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। ये पंक्तियाँ गुनगुनाते एक चाय की टपरी पर बैठकर मैं बारिश का मज़ा ले रहा था। बारिश का मौसम मेरा बेहद पसंदीदा मौसम है। रिमझिम बरसती बूंदें गर्मी से झुलसते मन को शीतलता और मन को सुकून जो देती है। मैं अक्सर यहाँ आकर चाय का लुत्फ़ उठाते हुए समुंदर से घंटों बातें करता हूँ। मुंबई का दरिया मुझे अपना सा लगता है और लहरें मेरी दोस्त जैसी। एक लय में उठती बहती लहरों से जो रव उठता है वो संगीत की किसी तान सा महसूस होता है। यहाँ आते ही दिन भर की थकान मिट जाती है। चाय की पहली चुस्की ली ही थी कि आवाज़ आई। बाजू के ठेले वाले काका ने आवाज़ लगाई, राहुल भैया बस क्या, मेरे पकौड़ों को अनदेखा कर दिया। चाय के साथ पकौड़े का लुत्फ़ भी उठाइए, मौसम का मज़ा दुगना हो जाएगा। दूँ क्या एक प्लेट? मैंने कहा ठीक है, चलो लगा दो एक प्लेट। आज तुम्हारी पसंद के बारिश का जश्न मना लेते हैं। बहुत समय से यहाँ आता जाता हूँ तो सब नाम से जानते हैं। काका पकौड़े रख गया। एक पकौड़ा उठाकर मुंह में रखने गया कि दाईं तरफ बेंच पर बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की की तरफ ध्यान गया। लगभग 22-23 साल की होगी, पर वो कुछ इस एंगल से बैठी थी कि बस आधा चेहरा ही दिख रहा था। तमन्नाए दिल बेकरार हो उठी। संपूर्ण सुंदरता आँखों में भरने के लिए मैं खड़ा हुआ और टहलता हुआ उसके सम्मुख गया। उफ़, कातिलाना नैन नक्श देख मेरा दिल उछलने लगा। बाप रे, आज पहली बार किसी लड़की को देखकर दिल ने हलचल मचाई थी। पर मैंने देखा वो हसीना बारिश में भीगी ज़रूर थी, पर बौछार का मज़ा नहीं ले रही थी। ये तो उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा था। भले बरसात उसके चेहरे को भिगो रही हो, पर आंसू भी अपनी पहचान दे रहे थे। भीगने वाले बार बार गाल नहीं पोंछते, और वो ठंड की वजह से काँप भी रही थी। थोड़ी देर मैं उसका निरीक्षण करता रहा। भले वो मेरी कोई नहीं थी, फिर भी उसके प्रति एक संवेदना का भाव उठ रहा था। यार, नाजुक दिल है मेरा, तभी तो कभी कभी गुनगुना लेता हूँ कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते है तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मन किया उसके पास जाकर परेशानी की वजह पूछूं कि इतने खूबसूरत चेहरे पर क्यों उदासी का नकाब ओढ़े बैठी हो। ए हुस्न परी, बता क्यों ज़िंदगी से इतनी खफा सी लगती हो। बारिश के मौसम में भले ही मैं रेनकोट नहीं पहनता, मुझे भीगना बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है, पर मेरी ऑफिस बैग में रेनकोट हमेशा रहता है। तो मन किया ठंड में ठिठुर रही सुंदरी को रेनकोट उधार दे दूं, पर यार ऐसे कैसे किसी की ज़िंदगी में दखल दे सकता हूँ। ये सोचकर चाय पकोड़े को न्याय देने लगा, पर नज़र बार बार उस लड़की का रुख करते उसके ऊपर ठहर जाती थी। आखिरी पकोड़ा मुंह में रखा ही कि एक घटना घटी। लड़की दौड़ती हुई समुंदर की तरफ भागी, मानो खुदकुशी का मन बना लिया था और अपने इरादे पर कायम थी। पर मैं सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागा। जैसे ही वो कूदने गई, मैंने पीछे से पकड़ लिया। वो चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप होते कौन हैं? मर जाने दीजिए मुझे, नहीं जीना इस बेदर्द दुनिया में। मर जाने दीजिए, मैं नहीं जीना चाहती। जीने तो नहीं दिया, अब शांति से मरने तो दीजिए। किसने हक दिया आपको? ना जान ना पहचान चले आए बचाने। मैंने कुछ कहना चाहा, पर वो सुबकने लगी और मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने उसे भीतर से खाली होने दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी पकड़ के आगे उसके हौसले ने दम तोड़ दिया। थोड़ा स्वस्थ होते उसे भान हुआ कि किसी अनजान लड़के की बाहों में थी, तो जल्दी से सॉरी बोलते अलग हो गई और समुंदर की ओर देखते बोली, संभालो ना मुझे अपनी आगोश में, कहाँ जाऊंगी अब।
इतने में बिजली कड़की तो डर कर वापस मुझसे लिपट गई। मैं मन में बोला, लगता है इस बारिश ने आज मेरे भीतर आग लगाने की ठानी है। मैंने मजाक में कहा, समुंदर से बोला या मुझसे? सच में समा लूं क्या आपको अपने भीतर, क्योंकि ये समंदर मेरा दोस्त है, सालों से मुझे जानता है और मैं इसे मेरे रहते वो तुम्हें बाहों में भरने की ज़रूरत भी नहीं करेगा। मेरे मजाक पर हल्की सी मुस्कान के साथ वापस गमों की झील बन गई। मैंने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? उसने कहा, यही पूछना चाहते हो ना कि मैं मरना क्यों चाहती हूँ? मैंने हम कहते सर हिलाया। वो बोली, क्या करोगे जानकर? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर पाओगे, सहारा दे पाओगे? नहीं ना। तो फिर मुझे बचाने का या यूँ मरना चाहती हूँ इसकी वजह पूछने का मतलब क्या है? मैं अनाथ हूँ, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में। सुनिए मेरी कहानी, सुनकर आप खुद मुझे समुंदर में धक्का दे देंगे। कोई किसी का नहीं इस दुनिया में। मेरा नाम ऋचा पांडे है। 3 साल पहले एक दुर्घटना में मेरी मम्मी पापा की मौत हो गई। मैं उनकी इकलौती संतान थी। माँ बाप के जाते ही इस दुनिया में अकेली रह गई। कोई मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थे। मेरे एक दूर के मामा जी मुझे अपने साथ ले गए। मैं उनके साथ रहने लगी। पापा मम्मी का जो कुछ था वो उन लोगों ने अपने नाम करवा लिया। मामी अच्छी थी पर मामा की नीयत ख़राब थी। वो बार बार मुझे गंदी नज़रों से देखते और यहाँ वहाँ छूते रहते। मैं डर के मारे कुछ नहीं बोलती। एक बार मामी जी को कहीं बाहर गांव जाना पड़ा। उस एकांत का फ़ायदा उठाते मामा ने मेरे साथ 2-3 बार बलात्कार किया, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने मामा को बताया तो उन्होंने धमकी दी कि खबरदार मेरा नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होने लगी तो मामी जी ने मुझे डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ सारे टेस्ट हुए और मामी को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मामी ने गुस्सा होकर गंदे इल्ज़ाम लगाकर मुझे खूब पीटा। डॉक्टर को पैसे देकर मेरा एबॉर्शन करवा दिया। फिर मामा मामी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। कहाँ जाऊँ? कौन सहारा देगा मुझे? क्यों बचाया आपने मुझे? और वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मेरा मन उसकी कहानी सुनकर बोझिल हो गया और आसमान भी मानो उस लड़की का दर्द सुनकर दुखी होते बेतहासा रोए जा रहा हो, ऐसे धुआंधार बरसने लगा। वो नतमस्तक बैठी थी। मैं भी अब क्या करूं, क्या नहीं सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था। खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। पर याद आया, जब भी मेरी कुछ समझ में नहीं आता तब मैं डांस कर लेता हूँ। अजीब नहीं हूँ यारो, पर सच मानो डांस करने से समस्या सुलझ जाती हैं। थोड़ी देर विचारों की ट्रेन पटरी से खिसक जाती है और सही गलत का फैसला लेने में आसानी रहती है। मैंने कुछ सोचा और एक ठोस निर्णय के साथ खड़ा होते उसके आगे अपना हाथ रखा और कहा, लेट्स डांस। वो अजीब नज़रों से मुझे देखने लगी और बोली, मजाक सूझ रहा है ना आपको, मेरी मौत का मजाक बनाकर। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी कमर में बाहें डालकर डांस करने लगा। थोड़ी देर बुत की तरह मेरा साथ देने वाली ऋचा चंद पलों में मेरे साथ झूमने लगी। हम दोनों आसपास की दुनिया भूलकर भरी बरसात में नृत्य का मज़ा लेते एक दूसरे में खो गए। आहा, क्या कशिश थी उसके स्पर्श में। हम दोनों के एहसास पिघलने लगे। उसने मदहोश होते मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया और मैंने उसे आगोश में भर लिया, मानो कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। अचानक तालियों की आवाज़ ने हमारा ध्यान भंग किया। चाय की टपरी वाले काका और पकोड़े वाले नंदू के संग कुछ लोगों ने हमारा नृत्य को सराहते तालियों से नवाजा। लय तोड़ने के जुर्म में मैंने नंदू की तरफ गुस्से से देखा। वो कंधे उछालते हंसने लगा और उंगली और अंगूठे को जोड़ते कहने लगा, सुंदर जोड़ी भैया। मैंने ऋचा के मासूम चेहरे को बार
एक बार फिर से गौर से देखा, कहीं कोई झूठ या कपट नज़र नहीं आया। मैं सोचने लगा, निश्छल निष्कपट पाक आरती अजान सी मासूम लड़की को मैंने बचा तो लिया, पर दरिंदों से भरी इस दुनिया में अकेली कहाँ जाएगी। नोच डालेंगे इस कच्ची कली को। एक दलदल से तो निकल आई, पर जवान खूबसूरत लड़की के लिए तो पूरी दुनिया दोज़ख से कम नहीं। मैंने वापस रीचा को देखा। सच मानो यार, मुझे प्यार हो गया तो क्या हुआ कि उसके साथ जो हादसा हो गया उसमें इस लड़की का क्या कसूर। किसी महिला विकास गृह में छोड़ दूं या कोई ऐसी संस्था में जहां पीड़ित लड़कियां रहती हैं। फिर अचानक ख्याल आया, मुझे भी तो ज़िंदगी में किसी को अपनाना है, किसी का मुझे होना है, तो वो रीचा क्यों नहीं हो सकती। क्यों मैं खुद नहीं अपना सकता रीचा को। और ज़्यादा कुछ सोचे बिना मैंने रीचा के आगे घुटने के बल बैठ गया और सर झुकाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, रीचा, मैं राहुल चौधरी, एमबीए पास, एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर नौकरी करता हूँ। एक लड़की को खुश रखने की पूरी काबिलियत है मुझ में। क्या मुझसे शादी करोगी। रीचा शायद इतनी खुशी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने अचानक जो बारिश कर दी थी, वो पगली हाथ जोड़कर जैसे मंदिर में किसी आराध्य के सामने खड़ी हो, ऐसे एहसानमंद आँखों से बहुत कुछ कह रही थी। उसकी आँखों में कई सारे भाव के साथ सवाल दिखे, डर दिखा, और एक बार फिर मैंने बारिश के पानी से अलग करते आंसुओं को पहचान लिया। भरोसा करो या नहीं वाली असमंजस और हल्की सी प्रीत की लकीर भी दिखी। मैंने उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में भरकर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, प्लीज़ बिलीव मी, सोच समझकर ता ज़िंदगी के लिए कमिटमेंट कर रहा हूँ। हाँ, कोई भावेश में आकर नहीं। अपनों पर यकीन करके तुमने देख लिया, अब एक अजनबी को भी आजमा कर देख लो। मुझे आज तक किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ। तुम्हारे प्रति पहले प्यार वाली कशिश ने हाथ थामने का इशारा दिया है। इन मेघों की कसम रीचा, ये बारिश का मौसम हमारे प्यार का गवाह रहेगा। और मैं चुपचाप आंखें मूंदे उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। शब्दों का सहारा लिए बिना रीचा ने मुझे लिपटकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। इतने में एक भुट्टा बेचने वाला आया। मैंने एक ही भुट्टा खरीदा। धुआंधार बरसती बारिश हो, गरम गरम भुट्टा और हाथों में महबूब का हाथ हो, ज़िंदगी इससे ज़्यादा हसीन तो नहीं होगी। एक ही भुट्टे को अपनी वाली से शेयर करना दिल में गुदगुदी जगा दिया। नंदू ने रेडियो मिर्ची पर बजा दिया इसी सिचुएशन पर गाना, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हाय मेरा बारिश वाला प्यार। अकेले चाय पीने आया था और अपने हमसफ़र का हाथ थामे सारा बोर भीगते घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। मैंने रीचा की ओर देखा। नक्श एक सुकून से लिपटा पाया, मानो ऐसा महसूस कर रही हो जैसे मझधार में तूफान में फंसी कश्ती को सहारा मिल गया हो। मिलता है यार किसी किसी को पहला प्यार ऐसी सिचुएशन में भी। आप क्या समझते हैं कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? नहीं यारो, अभी तो असली कहानी शुरू हुई है। रीचा बोली, राहुल, तुम अपने घर वालों को क्या बोलोगे, क्या परिचय दोगे मेरा? क्या कहोगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ? देखती जाओ। मैंने कहा, देखती जाओ आगे आगे होता क्या है, पर एक वादा तुम भी करो, किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मुझ पर भरोसा रखना। अब हम दोनों को हर परिस्थिति में जूझना है। मुझे खुद नहीं मालूम घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। मैं उलझन में था। एक ज़िंदगी को बचा तो लिया, अब हम दोनों को कौन बचाएगा मेरे घर वालों के सवालों से, परम पूज्य पिताजी के गुस्से से। हर कुछ दिन बाद घर वाले एक रिश्ता लेकर आते हैं और मैं अभी शादी नहीं करनी बोल कर बिना देखे ही ठुकरा देता था, और आज अचानक किसी अनजान लड़की को बरसती बारिश में रास्ते से उठाकर पेश करने जा रहा हूँ। दुनियावी हकीकत नज़रों के सामने आई तो पैर कांपने लगे, पर किसी से किया हुआ वादा भी कोई मायने रखता है ना।
जो होगा देखा जाएगा सोचकर घर के दरवाजे की घंटी बजाई और सर झुकाए रीचा का हाथ थामे खड़ा रहा। छोटी बहन स्वीटी ने दरवाज़ा खोला। खोलकर मुड़ रही थी कि रीचा को देख वापस मुड़ी और हम दोनों को ऊपर से नीचे तक देखकर हाथ के इशारे से पूछने लगी, ये कौन है भैया? मैंने कहा, पहले अंदर तो आने दे, बताता हूँ सब। अब दिल राजधानी एक्सप्रेस की गति से धक धक करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हम हॉल में आए। पापा टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे और मम्मी किचन में ही थी। स्वीटी ने रीचा को बोला, बैठिए, तो पापा का ध्यान हम पर गया। बोले, कुछ नहीं, बस एक प्रश्नार्थ भरी नज़र से मेरी ओर देखा। मैंने जवाब देना टाला और स्वीटी से पूछा, मम्मी कहाँ है? उस पर पापा बोले, तुम्हारी मम्मी इस वक्त हर रोज़ खाना बना रही होती है, पता तो है। अब ये बताओ, ये आपके साथ मेहमान कौन है? इतने में मम्मी भी आ गई। कुछ क्षण में मैं मौन रहा, एक पर्वत से टकराने की हिम्मत जुटा रहा था कि पापा ने कड़क लहजे में कहा, कुछ पूछ रहा हूँ बरखुरदार, जवाब देने का कष्ट करेंगे। मम्मी ने मेरा पक्ष लेने की कोशिश करते कहा, थका हारा आया है, पहले कुछ खा पी तो लेने दीजिए, बातें तो होती रहेंगी। पापा कुछ बोले नहीं, बस नज़रों से मम्मी को चुप करा दिया। मैंने भी ठान लिया, जब रीचा को अपनाने का फ़ैसला कर ही लिया है तो घबराना कैसा। एक लड़की की ज़िंदगी संवारने जा रहा हूँ, कोई गुनाह करने तो नहीं जा रहा। एकदम स्वस्थ होते पूरे आत्मविश्वास के साथ रीचा को बोला, बैठो। रीचा कुर्सी पर बैठ गई और मैं पापा के पास सोफ़े पर। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें सबको बताई। रीचा के साथ जो हुआ सब बताया और कहा, अब आप सबका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। बाहर बिजली के कड़कने की ज़ोरदार आवाज़ आई, साथ में मेरे ऊपर भी बिजली गिरी। पापा की सत्तात्मक आवाज़ गूंजी, अभी के अभी इस रास्ते की गंदगी के साथ मेरे घर से निकल जाओ। ये घर है, कोई अनाथालय नहीं। क्या सोचा तुमने कि तुम किसी को भी उठाकर इस घर की इज्जत बना दोगे और मैं स्वीकार कर लूँगा? मम्मी स्वीटी ने कुछ कहना चाहा पर पापा के बुलंद इरादों ने दोनों को मौन कर दिया। रीचा ने दो हाथ जोड़कर कहा, सॉरी अंकल, गलती मेरी ही है, मुझे राहुल का प्रपोज़ल स्वीकार करना ही नहीं चाहिए था। रीचा आगे कुछ बोले उससे पहले पापा ने बीच में टोकते ही कह दिया, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। और डाइनिंग टेबल की तरफ आगे बढ़ते मम्मी से बोले, शोभा, खाना लगाओ। मैं भी मिस्टर ओम कश्यप चौधरी का बेटा था। अपने कमरे में गया और अपने कुछ ज़रूरी सामान लेकर चलो रीचा कहते मम्मी के पांव छूकर निकल गया। तेज़ धुआंधार बारिश में एक लड़की की जिम्मेदारी के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने अपने दोस्त परमजीत को फ़ोन लगाए, जो अकेला ही रहता था, और कहा, कुछ दिनों के लिए तेरे घर का मेहमान बनना चाहता हूँ विद एक लड़की। बोला, आऊँ क्या? परमजीत जिगर जान दोस्त था। बोला, कमीने, तुझे परमिशन की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? बिंदास आ जा यार, बैठकर बियर पीते हैं। मैंने ऑटो लिया और रीचा को लेकर निकल गया। रीचा चुपचाप मेरा अनुसरण कर रही थी, उदास और विचारों से घिरी। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और पूछा, अब? मैंने कहा, ऊपर वाले ने हमें मिलाया है, वही रास्ता दिखाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप नहीं मानोगे बॉस, रीचा मेरे लिए इतनी लक्की साबित हुई कि किस्मत के दरवाजे खुल गए। परमजीत और कुछ दोस्तों की मदद से रीचा से शादी कर ली और शादी के बाद एक ही हफ्ते में प्रमोशन मिला। मैं मैनेजर बन गया। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर चढ़ने लगी। गुड न्यूज़ सुनाऊं? शादी को 1 साल हो गया है। शिखा माँ बनने वाली है और अपन पापा। मन करता है कि हिटलर पापा और घरवालों को ये खुशखबर सुना दूं।
शायद ये खबर सुनकर गुस्सा थूक दे। नहीं, मन नहीं मान रहा। जो ऋचा से इतनी नफ़रत करते हैं वो बच्चे को क्या अपनाएंगे। आज फिर काली अंधेरी रात में मौसम ने अंगड़ाई ली। ज़ोरों की बारिश और तेज़ बवंडर उठा। दूसरी ओर ऋचा को भी लेबर पेन शुरू हो गया। मैंने परमजीत को फ़ोन किया और हम ऋचा को अस्पताल ले आए। टेंशन के मारे मैं कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी और मेरे अंदर उत्तेजना हलचल मचा रही थी। काश की माँ साथ होती। ख्यालों को तोड़ते नर्स ने आकर कहा, मिस्टर राहुल, आपकी पत्नी को बेटा हुआ है। खुशी के मारे मैं आंख मूंदे ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा। वाह रे कुदरत, बारिश से मेरा गहरा नाता जोड़ दिया। प्यार भी बड़ी बरसात में मिला और बच्चा भी धुआंधार बरसात में। तेरा लाख लाख शुक्रिया। सर उठाकर देखा तो सामने हिटलर पापा अपने पोते को गोद में उठाए खड़े थे। बाजू में चेहरे पर खुशी और नम आंखें लिए मेरी माँ और दूसरी ओर स्वीटी। मैं समझ गया परम ने ये शैतानी कर दी। नीयत साफ हो और सच्ची हो तो मंजिल और कामयाबी मिल ही जाती है। हम सफ़र भी निभाने वाला हो तो प्यार भी हासिल हो ही जाता है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।